कैसे चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स? समझ आया? नहीं समझ आ रहा? बताइए किसमें डाउट्स है? ये वाला क्वेश्चन क्या डाउट है बताइए। इसमें उन्होंने बोला कि it has a real root. Right. फिर हम लोगों ने फिर भी 0 plus I0 मतलब I0 is understandable because it has only a real root, not an imaginary, but the real root को हम 0 I didn't understand your question. तो इसमें ये कहा गया कि रियल रूट है, लेकिन हम डी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इनइक्वालिटीज काम नहीं करता, राइट? सो नाउ योर क्वेश्चन इज, उन्होंने बोला कि it has a real root. राइट? तो फिर हम लोगों ने imaginary part को 0 आएगा, but then the real part को हम लोगों ने 0 क्यों? सी दैट इज अ रूट। रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब होता है कि z की ऐसी वैल्यू जिससे अगर मैं z की वैल्यू इस इक्वेशन में डालूं तो आंसर 0 हो जाए, दैट इज रूट, ठीक है? सो जो रूट की वैल्यू होगी ना वो रियल रूट है, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो सकता, मतलब z के आंसर में इमेजिनरी नहीं हो सकता, ठीक है? जब z निकालने का तरीका मुझे पता नहीं है इसमें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यूज नहीं कर सकते, तो हमने कंपैरिजन करके z निकाला। z क्या आया था? 1 आया था शायद, नहीं सॉरी वो अलग क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या आया था, मुझे देखना पड़ेगा। उन्होंने पहले z को हाँ, हमें z निकालना ही नहीं था, हमें a की वैल्यू निकालनी थी। सो a की वैल्यू 3 + -5 आ जाएगा। तो इसमें हमें गिवन है कि इसके रियल रूट्स हैं, ठीक है? उस बेसिस पे हमें a की वैल्यू निकालनी थी, समझ आया? ओके, राइट, ठीक है। एनी अदर डाउट्स और कैन वी प्रोग्रेस? पेज 27। अच्छा, क्वेश्चन 28 मतलब पेज 26 ये वाला क्वेश्चन। हाँ, इसमें सिर्फ लास्ट स्टेप में डाउट है। हम जो 1 माइनस y स्क्वायर है उसका हम रूट निकालना है। ओके, तो फिर वो प्लस माइनस नहीं आएगा। आएगा ना? फिर ऑप्शन में सिर्फ जो प्लस वाला है वही नहीं, दोनों है, दोनों है। दो करेक्ट आंसर, दो करेक्ट आंसर, मल्टीपल करेक्ट आंसर, ठीक है? ओके, एनी अदर डाउट और कैन वी प्रोग्रेस? कल एक क्वेश्चन रह गया था इस पर्टिकुलर टॉपिक का, दैट वाज हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ i। आयोटा गिवन है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है? ये प्रोसेस अच्छी तरह सीख लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस हम और भी क्वेश्चंस में यूज करेंगे, किसी और नंबर का भी अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो, ठीक है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का यही तरीका होगा, यही प्रोसेस होगा। ओके, सो मुझे आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। सो इसके स्क्वायर रूट को मैं a प्लस आयोटा b अज्यूम करूंगा। इसका जो भी आंसर आएगा ना वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी है तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी, इट डजंट मैटर, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही अज्यूम करूंगा। इज दैट फाइन? अब मेरा क्वेश्चन रह जाएगा कि a और b की वैल्यू निकाल, एंड जो भी a b का वैल्यू आएगा इसका स्क्वायर रूट होगा। इज दैट ओके? सो अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रहेगा दोनों साइड को स्क्वायर करना। अगर मैंने LHS को स्क्वायर किया i होगा, RHS को स्क्वायर किया तो a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ तो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर होगा, दैट इज माइनस b स्क्वायर, ठीक है? सो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर विच इज माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा,
ये जो मैंने इसका होल स्क्वायर किया, ये समझ आया आप लोगों को, प्लीज बताइए। ठीक है, अब LHS और RHS का शैल आई डू कंपैरिजन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। LHS में ये इमेजिनरी पार्ट है और RHS का ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी 2AB = 1। आयोटा को कंपेयर नहीं करना, उसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना, उसके साथ जो रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका रियल नंबर 1 है, इसका रियल नंबर 2AB, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, A² - B², LHS में रियल पार्ट 0 है, = 0, तो ये मेरा 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मुझे किसी वैल्यू निकालनी है A और B की, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। आप लोगों को याद है हमने एक तरीका किया था जहां पे मुझे अगर A और B की वैल्यू निकालनी है, A - B गिवन है, तो मैं A + B निकाल लेता था और फिर उसको कैंसिल करके दोनों इक्वेशन को आंसर निकालता था। तो इस पर्टिकुलर में केस में इसमें तो A² - B² है, तो क्या मैं A² + B² निकाल सकता हूँ? वही होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके A² + B² क्या होगा, A² + B² होल स्क्वायर, A⁴ + B⁴ प्लस 2A² B²। इज दैट राइट? अब इसमें मैं क्या करूंगा, हाँ बोलिए। A² - I² B² है। I² क्या होता है, -1 होता है, राइट? सो प्लस से मिलके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये A² + B² होल स्क्वायर है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक -2AB करूंगा और एक +2AB करूंगा। ये स्टैंडर्ड तरीके मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करूँ। अब ये और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके मेरा बन जाएगा A² - B² होल स्क्वायर, और ये दोनों पार्ट्स ऐड हो जाएंगे 4A² B²। ये स्टेप समझ आया? ये स्टैंडर्ड तरीका। अगर मुझे A - B गिवन है तो A + B निकालने का तरीका, यहाँ पे A² - B² गिवन है तो A² + B² निकालने का तरीका। तो दोनों A² B² हो जाएगा, -2A² B² + 2A²। That's right. समझ आया सबको क्या वो? ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, दिस इज 0 + 4 टाइम्स 2 टाइम्स AB इज 1, तो इसका भी होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 होल स्क्वायर 1। देखिए दिस इज बेसिकली 2AB होल स्क्वायर, राइट? और 2AB मुझे 1 मिल गया ऑलरेडी, 1 मिला है ना, राइट? सो 4A² B² वुड बी 1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो A² + B² होल स्क्वायर इज 1, सो A² + B² का वैल्यू भी 1 आएगा अगर मैंने दोनों साइड का रूट ले ली। इज दैट फाइन? अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 2A² आ गया, 1A आ जाएगा 1/√2 ± ठीक है। अगर A ± √2, ये तो मैंने इनको ऐड किया, अगर मैं माइनस करूं तो क्या आएगा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आएगा -2B² = -1, यानी B भी यही आएगा, ±1/√2। सो A की ±1/√2 वैल्यू है, B की ±1/√2 वैल्यू है। ये समझ आया सबको कैसे आया? अब यहाँ पे ना प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि A × B जो है ना 1/2 होता है। ये मैंने 2AB = 1 निकाला था, राइट? तो A × B 1/2 हो रहा है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इजंट इट? अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब या तो दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे या दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे। दैट मीन्स अगर मैंने +1/√2 लिया तो यहाँ पे मुझे +1/√2 लेना पड़ेगा। अगर A की वैल्यू -1/√2 लिया तो B भी मुझे -1/√2 लेना पड़ेगा, सो दैट उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है। ओके, इज दैट क्लियर? सो जो रूट ऑफ आयोटा आएगा वो एक तो आएगा, अगर मैंने प्लस लिया तो +1/√2 प्लस आयोटा 1/√2,
दोनों प्लस लूंगा, या फिर -1/√2 माइनस आयोटा 1/, ये दोनों मेरे आयोटा के स्क्वायर रूट्स हैं। ओके, समझ आ गया? सो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक क्वेश्चंस देखे, बेसिक फीचर्स देखे। अब थोड़े और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस देखते हैं। बेसिकली हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये देखा। अगला जो ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इजी ऑपरेशन, बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b, ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है? जो रियल पार्ट है उसको हम कुछ नहीं करते, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए। इज दैट फाइन? और कॉन्जुगेट नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये z, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट। दैट्स इट, और कुछ नहीं कॉन्जुगेट। समझ आ गया? तो अगर z है a प्लस आयोटा b, तो z बार होगा a माइनस आयोटा b। इसको मैं कॉन्जुगेट ऑफ z कहूंगा, ठीक है। सो ये टर्म याद रखिएगा, कॉन्जुगेट। याद रखने की जरूरत नहीं, इतने क्वेश्चन आएंगे अपने आप याद हो जाएगा, उनको ये बोलना, ठीक है। सो लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन कॉन्जुगेट डिनोटेड बाय z बार इज डिफाइंड एज x माइनस आयोटा y। सो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, कॉन्जुगेट ऑफ z इज x माइनस आयोटा y, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस 2 आयोटा। 4 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 प्लस 5 आयोटा। 3 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 3 आयोटा। 7 आयोटा माइनस 2 का कॉन्जुगेट माइनस 7 आयोटा माइनस 2। देखिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज होकर माइनस 7 आयोटा हो गया, ठीक है। 6 का कॉन्जुगेट, 6 में कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो 6 का ऐसे ही रह जाएगा, कोई साइन चेंज करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है, ठीक है। समझ आया? ओके, दैट्स इट, ये कॉन्जुगेट। अभी ना कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो आगे पढ़ते हैं, उसके पहले कॉन्जुगेट के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए, सॉल्व फॉर z के लिए सॉल्व करना है, z माइनस 1 इक्वल टू 3 आयोटा z कॉन्जुगेट। क्वेश्चन समझ आया? सॉल्व फॉर z की वैल्यू निकालनी है, z माइनस 1 इक्वल टू 3 आयोटा z कॉन्जुगेट गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि सीधा हम z के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमें z को अज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं z अज्यूम करता हूं x प्लस आयोटा y, तो अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल लूं तो z की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर z ये है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा y, राइट। इन वैल्यूज को यहाँ पे डाल देता हूँ, तो z माइनस 1 वुड बी x प्लस आयोटा y माइनस 1, दैट वुड बी इक्वल टू 3 आयोटा इंटू z कॉन्जुगेट इज x माइनस आयोटा y। ये स्टेप समझ आया सबको? मैंने बस यहाँ पे z की वैल्यू डाली और z कॉन्जुगेट की वैल्यू और कुछ नहीं करा, ठीक है। अभी ब्रैकेट खोलता हूँ, ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए x माइनस 1 इसका रियल पार्ट होगा, हो गया, आयोटा y इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया LHS का। RHS में 3 आयोटा x ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर y ये वाला इसका देखिए रियल पार्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये प्लस 3y हो जाएगा। LHS का रियल पार्ट क्या है? x माइनस 1। RHS का रियल पार्ट क्या है? 3y। दोनों को कंपेयर करके इक्वल कर दिया। LHS का इमेजिनरी पार्ट क्या है? y। RHS का इमेजिनरी पार्ट, हाँ बाय द वे ये आयोटा मत कंपेयर करने लग जाना, ठीक है। आयोटा को हटा के जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, RHS इज 3x, ठीक है। अब बस दो अननोन्स है, दो इक्वेशंस है। सो इससे मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3x डाल देता हूँ। सो x माइनस 1 इक्वल टू 3 ऑफ 3x, y की वैल्यू इसमें 3x डाल दी। सो दिस बिकम्स x माइनस 1 इक्वल टू 9x, माइनस 1 इक्वल टू 8x। सो x इक्वल टू -1/8,
ठीक है, अगर ये x की वैल्यू है तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3/8। ठीक है, सो कॉन्जुगेट नंबर क्या हो गया, -1/8। यहाँ पे x और y की वैल्यू डाल रहा हूँ, -3/8 अयोटा। ठीक है, आप अयोटा को कोएफिशिएंट के राइट साइड में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। समझ आ गया, इजी था। दिस इज हाउ कॉन्जुगेट वर्क्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ये देखिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये एक ऑलरेडी z कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, यानी डबल कॉन्जुगेट है, तो हमें फिर से वापस जो ओरिजिनल फंक्शन था, और सॉरी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो मिल जाएगा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यानी डबल कॉन्जुगेट गिव्स यू बैक द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रहेगा ये चीज। अगर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया और फिर उसको कॉन्जुगेट किया, इट वुड बी इक्वल टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कॉन्जुगेट करके भी मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कॉन्जुगेट टूट जाए, इट्स फिजिबल, देयर इज नो इशू इन दैट। ठीक है, तो अगर बड़े नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो आप इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम होल्ड्स ट्रू व्हेन इट इज इन पावर। ठीक है, z टू द पावर n कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट टू द पावर n, मतलब जो पावर है अंदर बाहर जा सकता है कॉन्जुगेट। आप कॉन्जुगेट को अंदर रखो या पावर को अंदर रखो, डजंट मैटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कभी कॉन्जुगेट बाहर कर दिया, कभी पावर बाहर कर दिया, डिपेंडिंग कि कौन सा आसान हो रहा है। ठीक है, सो जैसे मल्टीप्लिकेशन में कॉन्जुगेट टूट जा रहा है, वैसे डिवीजन में भी कॉन्जुगेट टूट जाता है। ओके, एडिशन में भी कॉन्जुगेट टूट रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी टूट रहा है, हर जगह टूट रहा है। ये याद रहेंगी चीजें, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं, तो जो रियल पार्ट है उसका ट्वाइस आंसर मिलता है। ये समझ आया? अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, उस पर मैंने उसका कॉन्जुगेट ऐड किया, यानी x माइनस अयोटा y, तो आंसर क्या आएगा, 2x। तो रियल का ट्वाइस मिलता है वैल्यू। ठीक है, और जब हम दो कॉन्जुगेट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इमेजिनरी का ट्वाइस मिलता है, 2 अयोटा इमेजिनरी पार्ट। ये भी लॉजिकली समझ आ गया, राइट? कैसे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे लिखा रहता है कि समेशन या मल्टीप्लिकेशन या व्हाटएवर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है मतलब उसका रियल पार्ट 0 है, मतलब उस नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दिया तो आंसर 0 आ जाना चाहिए। या फिर कहा प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो उनको सब्ट्रैक्शन में आंसर 0 आ जाना चाहिए। समझ आया लॉजिक? कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ आएगा, यही प्रॉपर्टीज है बस। इसके साथ ना एक और चीज सिखा देता हूं आपको। जैसे हमने कॉन्जुगेट सीखा ना, वैसे ही एक और ऑपरेशन होता है विच इज कॉल्ड मॉड्यूलस। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ना बहुत सारे क्वेश्चन में एक साथ यूज होता है, पैरेलली यूज होता है। सो मॉड्यूलस का थोड़ा बेसिक बता देता हूं। अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सो मॉड्यूलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड की तरह। ठीक है, और इसका जो आंसर होता है दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर को ऐड करके रूट निकाल देते हैं। दैट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए बस इतना। इसमें बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं हो रहा। अयोटा को स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ उसकी इमेजिनरी पार्ट को ही स्क्वायर करना। तो अयोटा स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मत कर दीजिएगा गलती से, सिर्फ इन कोएफिशिएंट्स को पिक करके स्क्वायर करना है। ठीक है, और जो रिलेशन होता है ना मॉड्यूलस में और कॉन्जुगेट में, वो होता है कि z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन z मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये मेरा नंबर है x प्लस अयोटा y, इसको मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, राइट? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा।
यही हो गया। अब जो मेरा मॉड्यूलस था वो इसका रूट था। ये ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस में रूट होता है तो मॉड्यूलस स्क्वायर में रूट हट जाएगा। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। ये भी याद रखिए, ये दो चीजें याद रखिए, एक तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला और दूसरा इसका रिलेशन। क्योंकि ना ऐसे सिर्फ कॉन्जुगेट के क्वेश्चन या सिर्फ मॉड्यूलस के क्वेश्चन कम ही आते, दोनों एक साथ मिक्स मैच करके ही आते। एक्चुअली मिक्स मैच करके भी नहीं आते क्वेश्चन में, तो मॉड्यूलस या कॉन्जुगेट बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। बस क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको यूज करना पड़ेगा कॉन्जुगेट या मॉड्यूलस, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ आ गया, होप क्वेश्चन करते हुए और समझ आ जाएगा। हाँ, इसमें ये लिखा है प्रॉपर्टी 6 यूज होता है, तो उसका वर्क अराउंड करके हमें यूज करना पड़ता है बहुत। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आराम से समझिए, हाँ, ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं कि क्या है क्या पूछा गया, आराम से एक एक करके समझते हैं। अच्छा, ये टर्म अभी बताया मैंने, ये क्या है, z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड्यूलस वैल्यू, राइट। तो अगर मेरा z है x प्लस आयोटा y, तो मॉड ऑफ z क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज गिवन एज 1। समझ आ गया, ओके। अगला क्या कहते हैं, ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा कुछ एक इन्होंने अलग से वेरिएबल दिया, ग्रीक अल्फाबेट है बस, और कुछ नहीं। अलग से उन्होंने डिफाइन किया एक और फंक्शन विच इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ठीक है। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिया ओमेगा करके, जिसको इन्होंने ऐसे लिखा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ओके, वेयर z इज नॉट इक्वल टू 1, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। देन रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, ये जो मैंने नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। अच्छा, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर मुझे रियल पार्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मुझे पता है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूं और उसको उसके कॉन्जुगेट से ऐड कर दूं तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट मिल जाता है मुझे, मिलता है कि नहीं। सो दैट मीन्स अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लूं ओमेगा और उसके कॉन्जुगेट से उसको ऐड करूं तो मुझे ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। समझ आया। सो अगर मैं ओमेगा को उसके कॉन्जुगेट से ऐड कर देता हूं तो मुझे ट्वाइस मिल जाएगा। तो एटलीस्ट इतना तो निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या गिवन है मुझे, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। सो z माइनस 1 मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको यूज करके लिखता हूँ, z माइनस 1 वुड बी x प्लस आयोटा y माइनस 1। या फिर करने की जरूरत है, एक काम करते हैं, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब पहले मैं सीधा z के टर्म्स में ही लिखता हूँ। ओमेगा को z के टर्म्स में लिखा, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। इसका समेशन किसके साथ होगा, इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का कॉन्जुगेट। जरूरत नहीं है, बता दो क्यों, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल नंबर ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। ये समझ आया सबको क्या किया मैंने यहां तक, नहीं यहाँ पे डाउट है, ठीक है। अब मुझे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पता है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मतलब डिवीजन में कॉन्जुगेट को सेग्रीगेट कर सकता हूँ, यानी ये जो ब्रैकेट के बाहर कॉन्जुगेट है अगर इसको मैं अंदर लाता हूं देन एक कॉन्जुगेट में इधर लगा सकता हूं, एक कॉन्जुगेट में इधर लगा सकता हूं। हमने ये भी पढ़ा कि कॉन्जुगेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेपरेबल है, उसको तब भी सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो पूरा यहां पे कॉन्जुगेट है इसको मैं ऐसे और ऐसे भी लिख सकता हूं। ये स्टेप समझ आया। अच्छा, 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, क्योंकि 1 में कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 होगा। तो बचा क्या, ये कॉन्जुगेट भी हट गया, ये कॉन्जुगेट भी हट गया, सिर्फ z कॉन्जुगेट माइनस 1 अपॉन z कॉन्जुगेट प्लस 1। ये कैसे आया, समझ आया ना सबको, पूरे का कॉन्जुगेट ये कैसे आया। अब सिंपल सॉल्व करता हूं पहले, ठीक है। सिंपल सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम होगा z प्लस 1 z कॉन्जुगेट प्लस 1, इधर क्या आएगा z माइनस 1 z कॉन्जुगेट प्लस 1 प्लस z कॉन्जुगेट माइनस 1 z प्लस 1। समझ आ गया यहाँ तक क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेके, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है।
अब जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। सो देखिए z माइनस वन, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस z, फिर माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस वन। ये एक्सपेंशन समझ आया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो टू टू जैसे दिख रहा है सब z है, ठीक है। प्लस, अब प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से देखिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट, फिर प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय ये जो दो इसके डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है। अब जो जो काट सकते हैं काट लेते हैं। देखिए ये z कॉन्जुगेट नेगेटिव के साथ है, यहाँ z कॉन्जुगेट पॉजिटिव के साथ है, ठीक है। यहाँ पे z पॉजिटिव के साथ है, यहाँ z नेगेटिव के साथ है। हो गया? ये स्टेप समझ आया? अब फिर से ध्यान दीजिए, ये एक बार है, ये दो बार है, यानी ट्वाइस ऑफ z इंटू जेड कॉन्जुगेट, और ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, यानी माइनस टू, ठीक है। अच्छा, हमें इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 दिया हुआ था। अच्छा, तो अगर मॉड ऑफ z 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा। इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर। ये रिलेशन होता है कॉन्जुगेट और मॉड के बीच में, तो इसके बराबर की, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 हुआ कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो क्या यहाँ पे मैं वैल्यू 1 डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ। सो 2 माइनस 2 हो जाएगा, क्या होगा? 2 माइनस 2 0, यानी डिनोमिनेटर में क्या बैठा है? डजंट मैटर, आंसर सीधा 0 आ गया, ठीक है। सो मुझे z को ना x प्लस आयोटा y के टर्म्स में लिखना ही नहीं पड़ा, उससे पहले सॉल्व हो गया। वो जो मैंने x प्लस आयोटा y लिखा था ना, ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। तो आगे में जैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वहां पे मैं ये भी नहीं लिखूंगा। आई अज्यूम आपको समझ आ गया। नहीं समझ आया तो मुझे बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करके लिखूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ सबका? आगे देखें, ये सब क्वेश्चन घर पे कीजिएगा प्लीज, अदरवाइज ना भूल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम नए हैं, पहली बार आप लोग कर रहे हैं, और सीधा जेई के क्वेश्चन है ये सारे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब उसका रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। z नॉट इक्वल टू माइनस वन, अगेन टू कीप इट डिफाइंड, देन द वैल्यू ऑफ z इंटू z कॉन्जुगेट इज, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इससे क्या मैं ये लिख सकता हूं कि z प्लस z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल नंबर, रियल पार्ट, आई एम सॉरी, आई कैन राइट इट एज z प्लस z एज 0। कैन आई राइट इट लाइक दिस? क्योंकि प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट 0 होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं मैं। अब मैं z लिखता हूं, z, अच्छा देखिए, दिस इज अ प्योरली, ये इसमें ना z जो है वो प्योरली इमेजिनरी नहीं है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। सो इस z और इस z से कंफ्यूज मत होइए, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला तो मैंने बस प्रॉपर्टी लिखा था, ठीक है। सो मुझे जो ऐड करना है ना वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट ऐड करना होगा, राइट। सो दैट विल बी z माइनस वन अपॉन z प्लस वन प्लस conjugate of z minus 1 upon z plus 1, इसका conjugate should be equal to 0। समझ आया? अच्छा, फिर से conjugate properties लगा के conjugate को मैं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लगा सकता हूँ, फिर इसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ माइनस और प्लस के भी बीच में, तो सिर्फ बचेगा इस पे conjugate और यहाँ से ये हट जाएगा। ये समझ आया सबको? यहाँ से ये हट रहा है और सिर्फ इन दोनों के ऊपर बचेगा, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। और ये इक्वल टू 0 है। अब क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम हो जाएगा z प्लस 1 होल स्क्वायर ऊपर वाले बन रहे हैं,
कॉन्जुगेट भी है, राइट। आंसर इज व्हाट? ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बन रहा है z-1 z कॉन्जुगेट +1 प्लस z कॉन्जुगेट -1 z +1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये गिवन है मुझे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, अगेन न्यूमरेटर को सॉल्व करो। अच्छा, आप लोगों को याद है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, ठीक है। सो कैन आई स्किप द सॉल्विंग एंड डायरेक्टली राइट द आंसर इफ दैट्स ओके? किसी को डाउट हो तो बताना मुझे। इसका जो आंसर आता है ना ऊपर, ये बच जाता है z बार का ट्वाइस -2 और नीचे का ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। ये बच गया था लास्ट क्वेश्चन में, याद है? तो ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 0 हो जाएगा और इस -2 को RHS में ले जाऊंगा तो +2 हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 आ गया। तो z इंटू z कॉन्जुगेट का आंसर आ गया 1, ये पूछा गया। सो आंसर इज 1। समझ आ गया कॉन्जुगेट का यूसेज? ओके, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इफ z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन -1, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, बस वो -1 नहीं है बताया गया है, एंड मॉड्यूलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 1, देन एंड z2 ये गिवन है। z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ z1 -1 अपॉन z1 + 2, शो दैट z2 इज प्योरली इमेजिनरी। z2 प्योरली इमेजिनरी है। z2 अगर प्योरली इमेजिनरी है मतलब z2 का रियल पार्ट 0 है, यानी z2 प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका समेशन 0 होगा। ये समझ आया? आप लोग ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। z2 यहां से कैलकुलेट कीजिए इस डेफिनेशन से और सॉल्व करके बताइए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 1, इसको यूज कीजिए और देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। या हाँ, just one second. Yeah. सेम क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही। ठीक है, हुआ? आगे बढ़े। किसको डाउट है इसमें? ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी एक बार फिर से हम
इसकी जरूरत है एक्चुअली। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये एक टर्म दिया है रेज टू द पावर हाफ माइनस ये एक टर्म दिया है रेज टू द पावर हाफ, कैन बी, इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है ये पूछा गया। एक टर्म माइनस एक और टर्म, इसका आंसर का जो इमेजिनरी पार्ट है, आंसर पूरा नहीं चाहिए, उसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, ठीक है। सो इनमें से वो कौन सा आंसर हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने डायरेक्टली दिया नहीं हुआ, इन्होंने लिखा है इट इज 2 रूट ऑफ -54। -54 को हम 54 रूट आयोटा लिख सकते हैं, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। क्या आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकाल सकते हैं? हमने आयोटा का रूट निकालना सीखा था, सेम स्टेप्स होंगे, ठीक है। सेम स्टेप्स यूज करके इसका रूट निकालिए और इसका रूट निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। समझ आया कैसे सॉल्व करना है? ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका रूट निकालना है, ये रूट, ठीक है। रूट निकालने के लिए क्या कीजिए, इसको मैं 3 + 2 रूट 54 आयोटा लिख सकता हूँ। ये नेगेटिव रूट हटा दिया मैंने और इसकी जगह आयोटा लिख दिया, ये मेरा टर्म हो गया। इसके रूट को a प्लस आयोटा भी लिख लो, ठीक है। अब जो हमने रूट निकालने के टाइम स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया था, वो स्टेप्स फॉलो करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी आंसर आ जाएगा, सेम प्रोसेस से दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो एक फाइनल आंसर मिलेगा, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए। गॉट इट? कीजिए, ट्राई कीजिए। आ गया। दोनों के इमेजिनरी नहीं निकालना, दोनों का फुल निकालना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट है ना बीच में, सब्ट्रैक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना। लाइन 6 है।
minus b square. X minus b square. Iota square. Second step. Right side. Minus b square. Yes, Minus b square. तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। ये पॉजिटिव है तो ये दोनों एक इंस्टेंस होगा 3 प्लस आयोटा रूट 6, ठीक है, एक ये इंस्टेंस होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इन दोनों टर्म्स में सिर्फ ये बीच में माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्या? यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली मैं इसको आइडियली a प्लस आयोटा भी नहीं ले सकता, उसको मुझे c प्लस आयोटा डी लेना पड़ेगा, कुछ नया टर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एसेंशियली नंबर तो अलग है, भले ही एक में प्लस हो एक में माइनस हो। तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसको मैं a माइनस आयोटा बी करके नहीं लिख सकता, ठीक है। लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपका फिर भी सेम ही आ रहा है शायद। ए नहीं, देखिए a प्लस नहीं यार, मेरे से दोबारा मत करो ये स्टेप्स। ये वाला किसी ने किया है माइनस के साथ, सिर्फ 2ab के अंदर माइनस हो जाएगा। क्या 2ab के अंदर माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। नहीं नीचे हैंग ऑन सी, हम इसको क्यों माइनस करेंगे? मेरा अजम्पशन c प्लस आयोटा डी होगा ना। 2ab जो है हाँ, उसमें इक्वल टू -6 आएगा। माइनस कहाँ से आएगा? यहाँ से, ऊपर से, राइट, इस वाले स्टेप से। हाँ दैट्स ट्रू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ज़्यादा चीज नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं है इस केस में। जो देखिए, इसका जो रूट आया है वो ये आया है, ठीक है। इसका जो रूट आएगा वो आएगा 3 माइनस आयोटा रूट 6, क्योंकि a की वैल्यू सेम आएगी, b का मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। अच्छा, आप लोग पहले समझिए, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका आंसर 3 प्लस आयोटा रूट 6 कैसे आया, समझ आया आप सबको? a की वैल्यू प्लस माइनस 3 था, b का वैल्यू प्लस माइनस रूट 6 था। मैंने दोनों का प्लस टर्म एक साथ लिया, क्यों? क्योंकि 2ab इक्वल टू 6 रूट 6 था। इफ यू रिमेंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, सो दोनों को या तो मैं प्लस लूंगा या दोनों को नेगेटिव लूंगा। मैंने दोनों को प्लस लेके सॉल्व किए, तो ये मेरा रूट आ गया। नेगेटिव वाले को अभी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव वाले से भी इवेंचुअली सेम ही आंसर आने वाला है, इसलिए मैं सिर्फ प्लस वाले को लिख के इस टर्म का रूट लिखा मैंने। सेकेंड टर्म जो है उसमें बीच में प्लस की जगह माइनस है, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ये वाला जो टर्म है वो सेम रहेगा,
2ab जो है -6√6 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे a स्क्वायर अभी भी +-3 आएगा, सॉरी a, और b अभी भी +-√6 ही आएगा। a b का आंसर सेम आएगा, बट हमें साइन का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे a b का मल्टीप्लीकेशन सेकंड केस में नेगेटिव आ रहा है। यानी अगर मैंने a को 3 लिया तो b को -√6 लेना पड़ेगा, तभी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा, राइट। सो ये जो सेकंड टर्म है इसका जो रूट आएगा 3 - i√6 आएगा। फर्स्ट टर्म का 3 + i√6 है, सेकंड टर्म का 3 - i√6 है। ये समझ आया डिफरेंस ऑफ साइन कैसे हुआ। और इन दोनों का क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 + i√6 - 3 - i√6, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ये देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 2√6 आयोटा आ जाएगा। इज दैट फाइन। अब जो सेकंड केस होगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट का मैं ये लेता हूं, दोनों नेगेटिव लेता हूं, ठीक है, फिर ये नेगेटिव होता और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता, ठीक है। तो उस केस में ये पूरा उल्टा हो गया होता, ठीक है। उस केस में मेरा आंसर -2√6 आयोटा आता। सो ये मेरे दो आंसर्स आएंगे, इसलिए इन्होंने पूछा है इमेजिनरी पार्ट कैन बी, कौन सा हो सकता है, -रूट हो सकता है। अगर प्लस होता तो प्लस भी हो सकता था, समझ आया। लेकिन डेफिनेटली इनमें से कोई नहीं है, ये एक है, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, ठीक है। सो ना इसमें जो ये वाला फैक्टर है ना कि दोनों कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर ही साइन का कॉम्बिनेशन डिसाइड कर रहा है कि दोनों प्लस होंगे, दोनों माइनस होंगे, या 1 + 1 - होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आर्गन प्लेन। बेसिकली इस टॉपिक में क्या करते हैं ना, हमने जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा अभी तक उसको हम XY एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुना होगा, जहां पे हम नॉर्मल नंबर के कोऑर्डिनेट्स या फिर किसी लाइन के कोऑर्डिनेट्स, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो हमारा XY एक्सिस होगा, जिसको हम आर्गन प्लेन कहते हैं, उसमें जो X एक्सिस होता है, दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर एक्सिस। Z का जो रियल पार्ट है यहाँ पे आता है, और जो Y एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट एक्सिस, नॉट इमेजिनरी एक्सिस। जो Y एक्सिस होता है इसको इमेजिनरी पार्ट एक्सिस कहते हैं, इसको हम रियल नंबर एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। बस आर्गन प्लेन का यही मतलब है। अब इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। सो मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, तो x इसका रियल पार्ट है, यानी x एक्सिस में मैं कहीं पे x को प्लॉट करूंगा, ठीक है, और y इसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी इमेजिनरी पार्ट एक्सिस में कहीं पे मैं y को प्लॉट करूंगा। ये जहां पे मिलेंगे वो वाला पॉइंट मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इज दैट फाइन, ठीक है। सो दिस इज द इजी पार्ट। अभी इसके बाद क्या सीखना है कि ये पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूं, इस पॉइंट को जहां पे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है उसको मैं अगर ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूं, तो ये जो लाइन है ना, इसका जो लेंथ है, इस लाइन के लेंथ को मैं मॉड z से रिप्रेजेंट करता हूं, मॉड्यूलस z। अब वो जो मॉड्यूलस हमने पढ़ा था वो ये वाला मॉड्यूलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका फॉर्मूला अभी भी वही है, √(x² + y²। समझ आया। इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। सो आर्गन प्लेन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, एक होता है मॉड्यूलस जो अभी आपने सीखा, सेकंड होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये जो लाइन है ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। सो ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है, इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो ये एंगल थीटा बन रहा है, इस एंगल थीटा को क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट, बहस। समझ आया। सो वन इज मॉड्यूलस, दिस पार्ट, सेकंड इज आर्ग्यूमेंट। अभी मॉड्यूलस निकालने का तो मेरे पास सीधा तरीका है कि ये फॉर्मूला लगाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो मॉड्यूलस आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट निकालने का मेरे पास कोई सीधा तरीका नहीं, देयर इज नो फॉर्मूला एज सच। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कीजिए, उस प्लॉटिंग से पहले ये लाइन बनाइए, वो कनेक्टर लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फिर ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कीजिए। ये एंगल थीटा निकालना है तो tan थीटा क्या होगा,
y अपॉन एक्स होगा, y अपॉन एक्स, तो इससे मेरा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ऐसे निकालो, ये प्रोसेस है। ये फॉर्मूला याद रखने से मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बैठा होता है, यहाँ बैठा होता है, कहीं भी बैठा हो सकता है। सो आपको कंफ्यूजन ना हो एंगल निकालने में, इसलिए इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द फॉर्मूला हमेशा मैन्युअली कैलकुलेट कीजिए कि एंगल कितना होता है। ठीक है, फॉर्मूला में प्लस माइनस की गलती हो सकती है, लेकिन मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला फॉलो करना। समझ आया सबको? ठीक है, अभी देखिए ये जो मैंने समझाया अभी, यही ग्राफ फॉर्म में लिखा है। लेट z is equal to x plus iota y मॉड्यूलस इफ p denotes z equal to x plus iota y, ये जो पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कर रहे हैं इन आर्गन प्लेन, देन द लेंथ ऑफ OP, ये जो लेंथ है ना OP इज कॉल्ड मॉड्यूलस, इसी को ही हम मॉड्यूलस कहते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय मॉड्यूलस z इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है फॉर्मूला। अगला होगा आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं? इफ p denotes z equal to x plus iota y in argument plane, then argument is defined as the angle which OP makes with positive direction of RZ axis, रियल नंबर एक्सिस यानी x axis। उसके एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखिएगा, हाँ ऐसा होना चाहिए, ये एंगल होता है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कहीं बैठा है ना, यहाँ पे मेरा z है, तो ये वाला एंगल होगा मेरा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैलकुलेट करते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, वही चीज फिर से लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस दिया है, मैं आपको करके दिखाता हूँ टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, और अच्छी तरह समझ आएगा ये क्वेश्चन समझेंगे तो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग। एक मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका मॉड्यूलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए, मॉड्यूलस तो बहुत ही आसान है, रूट ऑफ अगेन 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर मत ले लीजिएगा, उसका जो कोएफिशिएंट है वो लीजिएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा यानी √2। ठीक है, आयोटा का रियल पार्ट जो रियल कोएफिशिएंट है वो पिक करना है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करते हैं। आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x एक्सिस का पॉइंट है वो कितना है, और y 1 होगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, सो ये एक पॉइंट है 1 और ये एक पॉइंट है 1, सो यहाँ पे जो मीट कर रहा है दैट इज 1 1। सो ये मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या होगा, वंस यू हैव आइडेंटिफाई वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, जॉइन इट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, सो ये मेरा OP हो गया विच इज द मॉड्यूलस बाय द वे। ठीक है, फिर ये एंगल ड्रॉ कीजिए, एंगल है थीटा। ये ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा हूं, इसका लेंथ कितना है 1, इसका लेंथ भी 1 है, तो tan थीटा कितना हो गया 1 अपॉन 1, ऑपोजिट अपॉन बेस, सो थीटा हो गया π/4 45 डिग्री। सो दिस इज माय आर्ग्यूमेंट फॉर पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 देखते हैं यानी पार्ट बी। पार्ट बी का मॉड्यूलस कितना होगा बताइए, रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर यानी 1 + 3 यानी रूट ऑफ 4। सो मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव आता है, 2 आएगा। बी पार्ट का 2 मॉड्यूलस आ रहा है, सबको समझ आया? अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस कितना है -1 और z एक्सिस y एक्सिस √3। सो x एक्सिस है -1 और y एक्सिस जाएगा √3 यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, सो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ बैठा है, यहाँ पे। दिस इज माई -1 √3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, अज्यूम इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और मुझे क्या एंगल निकालना है, ये वाला निकालना है थीटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हाँ राइट। सो थीटा निकालने से पहले आप क्या कीजिए ना, ये वाला जो छोटा एंगल है उसको निकाल लीजिए अल्फा को, बिकॉज दैट्स इजी टू फाइंड। उसको फाइनली हम 180 से माइनस कर देंगे तो थीटा आ जाएगा।
ठीक है। सो अल्फा निकालने के लिए फिर से ये ट्रायंगल फुलफिल कर रहा हूं। अच्छा, ये लेंथ क्या है? √3 गिवन है। ये लेंथ कितना है? लेंथ इज नॉट -1, लेंथ 1 है। मेरा कोऑर्डिनेट -1 होगा, लेकिन इसका जो लेंथ होगा वो 1 ही है। आपको समझ आ रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरा 1 है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस √3 है। सो tan अल्फा क्या हुआ? √3/1, तो अल्फा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अल्फा 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 180 - 60 120 डिग्री, 3π/4। ठीक है, रेडियंस में लिखना है हमेशा आंसर। हाँ ठीक है, समझ आया कैसे करना है? ओके, अगला देखते हैं। z = √3 - आयोटा, इसका मॉड्यूलस बताइए कितना होगा? 2। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे बताइए? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -√3, y कोऑर्डिनेट -1। समझ आया सबको? सो x कोऑर्डिनेट है -√3 और y कोऑर्डिनेट है -1, यानी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां बैठा होगा। ठीक है, सो ये मेरा एंगल होगा, OP होगा, द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये एंगल मुझे निकालना है, थीटा। ठीक है, सो ये वाला ट्रायंगल पकड़ूंगा मैं, और पहले ये छोटा वाला एंगल निकाल लेता हूं जिसको मैं अल्फा जूम कर रहा हूं। ये छोटा वाला एंगल, जो भी आंसर आएगा उसमें 180 ऐड कर दूंगा खुद से। ये छोटा वाला एंगल क्या होगा? tan अल्फा वुड बी ऑपोजिट, यानी दिस साइड। हाउ मच इज दिस? 1। देखिए, -1 मत लिखिएगा, 1 लिखिएगा, हमें ये लेंथ लिखना है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ, यानी √3। तो अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री। अगर अल्फा 30 डिग्री है तो थीटा कितना आ गया? 210 डिग्री। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, जब मैं थीटा को एंटी क्लॉकवाइज पढ़ता हूं तो प्लस में 210 लिख रहा हूं मैं। क्या मैं इसको क्लॉकवाइज भी पढ़ सकता हूं? वैसे क्या पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज इसको रीड करूंगा तो एक नेगेटिव मुझे पहले ऐड करना पड़ेगा। और ये वाला एंगल कितना होगा बताइए? 180 से मैं ये 30 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये तो 30 है ना, अल्फा तो 30 है। 180 से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो -150 डिग्री आ गई। सो ये दोनों आंसर सही है, +210 डिग्री या फिर -150 डिग्री। मुझे माइनस से ये पता चल जाता है कि मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आना है, यानी क्लॉकवाइज आना है। ठीक है एवरीवन? ओके, तो लास्ट पार्ट, मॉड्यूलस कितना है? 1 - आयोटा का √2। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y के? 1, -1, दैट्स ट्रू। तो मैं सीधा कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर रहा हूं। x इज 1, यानी यहां पे कहीं पे है, और y इज -1, यानी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 1 यहां पे आ रहा है। ठीक है, इसको किसी लाइन का कोऑर्डिनेट मत समझिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट है, इसलिए यहाँ पे x एक्सिस की जगह मुझे लिखना है रियल नंबर z, इमेजिनरी नंबर z इंस्टेड ऑफ x एंड y। ठीक है, ये मेरा OP हो गया, और मुझे ये एंगल निकालना है। हाँ, ये एंगल निकालना है। ठीक है, आइडियली थीटा होगा ये, राइट? ये ट्राइंगल में tan अल्फा कितना होगा? ऑपोजिट, यानी 1 डिवाइडेड बाय फिर से ये वाला लेंथ, ये भी 1 है, अल्फा हो गया 45 डिग्री। ठीक है, सो क्या मैं अल्फा को डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लाइक दिस, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? बस मुझे इतना लिखना पड़ेगा कि ये -45 डिग्री है, यानी -π/4। इस माइनस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इसका भी आर्गुमेंट निकालना आ गया। अब ये जो आर्गुमेंट में प्लस माइनस में आपको सिखा रहा हूं ना, वो इसलिए सिखा रहा हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, मैं थोड़ा सा ये वाला चीज रिपीट कर देता हूं। The value of argument which lies in -π to π is called principal value of argument. आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा याद है? हमने पढ़ा था। अच्छा, वैल्यू कितना था वो छोड़ दीजिए, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था याद है? प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज, कुछ याद नहीं है? ठीक है, देखिए, जब हम
साइन -1 से 1 प्रिंसिपल रेंज होता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल जो हमारा डोमेन होता था वो फॉर साइन थीटा होता था -π/2 से π/2, अगर आप लोगों को याद है तो। नहीं याद है तो कोई नहीं, आप रिविजन के टाइम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं। बट एनीवेज कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसका भी प्रिंसिपल डोमेन ऑलरेडी डिफाइंड है -π से π। मतलब अगर मैं पॉजिटिव z एक्सिस क्या एक्सिस कहते हैं इसको, रियल नंबर एक्सिस में हूँ, तो यहाँ से -π वापस आना है और इसी पॉइंट से +π आगे आना है। इसमें मेरा आंसर अगर आता है सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट आपका कितना भी हो सकता है, देयर इज नो इशू। अगर 180 360 डिग्री भी मेरा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसमें इशू नहीं है, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट हमेशा -π से लेके π के बीच में लाई करेगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव। इसलिए मैं नेगेटिव अंडरस्टैंड करके इंसिस्ट कर रहा था। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो आप हमेशा नेगेटिव से उसको दिखाइए, तभी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसका मतलब ये नहीं आप जनरल वैल्यू नहीं लिख सकते, जनरल वैल्यू आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है तो आप जनरल वैल्यू नहीं लिख सकते, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू मान लीजिए नहीं पूछा गया और फिर भी आपने प्रिंसिपल वैल्यू लिख दिया तो वो गलत नहीं हुआ, तो वो सही है। प्रिंसिपल वैल्यू हर एक केस में सही है, तो आप सीखिए ही प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू सीखिए ही मत, भले ही क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया। तो आपका वो किसका, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, इसका ये यहाँ पे ना 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा 180 + 45। इज दैट प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट? नो, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का जो ये होता है ना रेंज, वो पाई पे 180 डिग्री पे खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं जाता। उसके बाद मेरा आर्ग्यूमेंट का वैल्यू आएगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू नहीं आएगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट +180 में खत्म हो जाता है। सो इस एंगल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, रादर -135 डिग्री। क्योंकि अगर डायरेक्ट नेगेटिव सिखाता ना, यू मीन ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। क्योंकि अगर आपको सिर्फ आर्गुमेंट निकालना है तो आपका 180 + 45 चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग, बट इट इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए मैं नेगेटिव आऊंगा और -135 डिग्री मेरा आंसर होगा। दैट्स द डिफरेंस। समझ आएगा सबको? एनी डाउट? ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इफ थीटा इज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ z देन 2nπ + थीटा इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट। अब इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है। थीटा के बाद अगर मैं एक चक्कर लगा लूँ 2π का, तो ये क्या कितना एंगल होगा, 2π + थीटा हो जाएगा। अगर मैं पूरा एक चक्कर लगा के वापस उसी स्पॉट पे आ जाता हूँ, तो ये जो नया एंगल बना है ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल है, तो क्या ये भी आर्गुमेंट होगा मेरा थीटा के बाद 2π थीटा, है ना? क्योंकि 2π थीटा फिर से उसी स्पॉट में मुझे वापस ला रहा है। ऐसे ही 2π × 2 + थीटा, मतलब मैं 2 चक्कर लगा के आ जाऊं तो भी उसी स्पॉट पे वापस आ रहा हूँ, कितनी बार भी चक्कर लगाऊं, लेकिन अगर प्लस थीटा है साथ में तो उसी स्पॉट पे वापस आ रहा हूँ। तो ये 2nπ + थीटा, n कितना है मेरे इंटीजर्स है, मतलब आप ऐसे चक्कर लगाओ या ऐसे चक्कर लगाओ और उसी स्पॉट पे वापस आ रहे हो, तो ये भी मेरा वैलिड आर्गुमेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट डेफिनेटली आर्गुमेंट है, ठीक है। सो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लाई करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। यहां पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 है तो 2 हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा दिखेगा 2 आयोटा, 0 + 2 आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा 9π/2 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे वाला भी ऐसे ही होगा। सो आर्गुमेंट विच इज प्योरली इमेजिनरी इज ±π/2। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट या तो +π/2 या -π/2 होगा। लॉजिक समझ आया क्यों? ठीक है। और प्योरली रियल का क्या होगा,
या तो प्योरली रियल यहाँ बैठा होगा, जैसे कि 1 0 अगर इधर बैठा है तो ये होगा 1 प्लस 0 आयोटा, तो इट डजंट मैटर। या फिर -2 बैठा है तो -2 प्लस 0 आयोटा, दीज आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो इनका जो आर्ग्यूमेंट होगा या 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। सेकेंड पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर इज 0 और पाई, ठीक है। इफ z इक्वल टू 0, मान लो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही 0 है, तो उसका मॉड वैल्यू भी 0 होगा, यानी मैं ऐसे कोई डंडी बना ही नहीं पाऊंगा जिसका मैं एंगल कैलकुलेट कर सकूं, ठीक है। सो उसका आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऐसा कोई हम लाइन ही नहीं ड्रॉ कर सकते जिसका मैं एंगल कैलकुलेट करें। समझ आया? सो इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए, और इसके अलावा जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको ध्यान रखिए, और फिर ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया है 1 प्लस आयोटा करके, एंड z1 इज 1 प्लस आयोटा z, देन अच्छा बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट वैल्यू निकालना है, देन 12 अपॉन पाई इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू 12 अपॉन पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की हिम्मत है, मैं करके दिखाऊं। कुछ नहीं करना, देखिए z आपको गिवन है, क्या आप z कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं? यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू, यहाँ पे z बस डाल के सिंप्लीफाई करना है, जो भी आपका आएगा उसको सॉल्व कीजिए। उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, उसको प्लॉट करके निकालिए उसका आर्ग्यूमेंट, जो भी फाइनल आएगा। एटलीस्ट ट्राई इट, अभी टाइम है ना हमारे पास, ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो मैं करके दिखाऊंगा। यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और नहीं आज कोई। वन प्लस 3i बाय अगर नीचे आ जाता है ना, उसको राशनलाइज करके ऊपर ले जा सकते हैं। ये z की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये 1 माइनस यहाँ पे भी z की वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी z की वैल्यू आएगी, उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए, z के साथ मत कीजिए, सब z को रिप्लेस कीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ। Too many z's,
इज इट बेटर कि मैं इसका मॉड वैल्यू निकाल लूं? z मॉड क्या होगा? √2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इस z को एलसीएम करके ऊपर ले आता हूं और जो नीचे z होगा उसको पूरा ऊपर ले जाऊंगा, यानी z प्लस आयोटा z इंटू z मॉड z बार कॉन्जुगेट z। ये कैसा है समझ आया? ये वाला जो z है इसको मैंने एलसीएम लिया और इसको फिर ऊपर लेके गया, तो ये मेरा न्यूमरेटर बन गया। समझा? हाँ या नो? नहीं? ओके। ये स्टेप समझ आया कि नहीं? एलसीएम लिया, अब इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर यहाँ z बार बैठे, अब तो ले जा सकता हूँ ना ऊपर। ऊपर क्या आएगा फिर? z प्लस आयोटा z इंटू, बोला नहीं करो, बोलो ना, कुछ है? हाँ, आंसर है नहीं? जी नहीं। आपको आर्गुमेंट का वैल्यू चाहिए या फाइनल आंसर चाहिए? आर्गुमेंट का वैल्यू चाहिए, देख के बताओ कितना है। z इंटू जेड बार 1 माइनस जेड प्लस 1, ये स्टेप समझ आया? अच्छा, z इंटू जेड बार क्या होता है? नहीं, उसका स्क्वायर, तो ये 2 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 डाल रहा हूं। अब मैं z को रिप्लेस कर देता हूं। z मुझे गिवन है 1 प्लस आयोटा इंटू 2, यहाँ पे। हाँ, अभी तक 2 नहीं है, अभी तक सारे z है, जो 2 जैसे दिख रहे सारे z है, वो यहां से अभी 2 आने लगे। ठीक है, सो ये z इंटू जेड बार क्या है? 2। 1 माइनस, इसमें z की वैल्यू डाल रहा हूं 1 प्लस आयोटा, यानी -1 माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस 1। ये स्टेप समझ आया? इसके बाद मैं नीचे लिख दूं क्या? ठीक है, 1 प्लस 3 आयोटा, नीचे क्या आएगा देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, -2 आयोटा प्लस 1, यानी 1 माइनस 2 आयोटा। ये क्या गंदा सा बन गया है, ऐसे ही आ रहा है, लेकिन तुमने इस तरह से किया था, यही आ रहा है ना फाइनली। ठीक है, दैट्स फाइन। अब इसको करेंगे रैशनलाइज, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। इसको रैशनलाइज करने के बाद ऊपर यहां पे लिखता हूं मैं, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे आएगा देखिए 1 प्लस 2 स्क्वायर 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी नीचे 5 आ गया। दिस इज इक्वल टू, दिस इज -6, दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5, यानी -1 प्लस आयोटा। ये पहले बताइए समझ आएगी नहीं सबको? यहां तक समझ आ गया सबको? x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +1 है, तो मतलब मेरे ग्राफ में ये -1 और 1 यहाँ पे लाई करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है। ये मेरा OP, ये मेरा आर्ग्यूमेंट थीटा। सो आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने से पहले ये अल्फा कैलकुलेट कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू tan अल्फा इज 1 अपॉन 1, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, यानी 45 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 180 माइनस 45, यानी पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आ गया थीटा की वैल्यू। थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, राइट? और मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इंटू 12 अपॉन पाई। सो ये पाई पाई कैंसिल, 4 3 are 12, 9 आंसर। समझ आ गया? नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करते रहो, फाइनली आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया?
सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा घर पे एक बार, जितने भी आज हमने किए हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इस टाइप के आएंगे तो आपको स्टेप्स पता होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम, जैसे हमने इस बार प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.